हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन पर्टिकुलरली कुछ बढ़िया सवाल बेसिक से लेके थोड़े अच्छे एडवांस लेवल के सवाल अपन ट्राई करने वाले हैं और ये जानेंगे कि फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को जो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा उनको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। पहले कुछ बेसिक और बहुत ही शानदार सवालों को देखने वाले हैं और उसके बाद अपन ट्राई करेंगे HCV के कुछ बढ़िया सवालों को। बढ़िया से सीखने के लिए इस वीडियो को देखना एंड तक। तो सबसे पहले सवाल में अपन को पूछा है कि अगर ये ब्लॉक है जो 10 kg का है और एक फोर्स अपन ऐसे करके लगा रहे हैं 37 डिग्री के एंगल पे और जो जमीन है वो रफ है और उसका म्यू अपन को 0.4 दे रखा है। तो क्योंकि इसमें म्यू एक ही दे रखा है तो अपन स्टैटिक काइनेटिक सब एक ही लेके चलेंगे जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था, ठीक है। और इसमें अपन से पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ये फोर्स 50 न्यूटन का लगाया जाए। तो मैकेनिक्स के किसी भी सवाल के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसकी FBD आप बना लो। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को एज अ सिस्टम मान के मैं ब्लॉक की FBD बनाता हूँ। तो इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स अपन कर लेंगे। तो जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस आता है, तो ये हो जाएगा 50 cos 37 और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 37, राइट। देन इसके बाद इस ब्लॉक का जो mg होगा वो होगा 10 into g, दैट विल बी 100, वो नीचे लगेगा और नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऊपर की तरफ n। तो क्योंकि ये ब्लॉक जो है राइट साइड को इस तरफ चलने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जो फ्रिक्शन रहेगा वो पीछे की तरफ कुछ F लगेगा। अभी हमको ये नहीं पता कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा कि सेट हो जाएगा कि काइनेटिक लगेगा, क्या लगेगा नहीं पता, तो इसलिए F लेके ही आप काम करो। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस पे अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि भाई F max सबसे पहले निकाल के आप रख लो। तो अपना F max जो होता है वो होता है म्यू इंटू n। तो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले आप सोचो, n निकालने के लिए आप सोचोगे इस डायरेक्शन में n है और क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में फिलहाल तो नहीं चल रहा तो अपन सोच सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो अपन अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाए तो ऊपर वाली फोर्स हो जाएगी n प्लस 50 sin 37। sin 37 इज 3/5। तो ये दोनों ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाले mg को बैलेंस आउट कर रहे होंगे तो इक्वल्स टू आप लगा दो mg। तो mg की वैल्यू कितनी है 100। ओके, तो यहां से आपको मिलेगा n बराबर 100 माइनस 30, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी 70 न्यूटन। तो यहां से अपन F max की वैल्यू अगर निकालें तो F max निकल के आएगा म्यू हो जाएगा 0.4 इंटू n है 70, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 28 न्यूटन, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या ये 50 cos 37 इसको लेके जा पाएगा आगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते फटाफट। तो हो जाएगा 50 इंटू cos 37 विल बी 4/5, राइट। तो ये अपना निकल के आएगा 40 न्यूटन। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि आगे की तरफ 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन मैक्स टू मैक्स 28 न्यूटन ही लगा पाएगा। तो अपन बोलेंगे क्योंकि आगे वाली फोर्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा के भी उस ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा और ये ब्लॉक आगे चलने लग जाएगा और ये फ्रिक्शन खटक से काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। तो अपन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे म्यू अलग से अपन को म्यू के नहीं दिया है तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू अपन सीधा 28 ही ले लेंगे। तो अगर आप इसके एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो आगे की तरफ बड़ी फोर्स है, पीछे की तरफ छोटी फोर्स है, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma। तो आप लिखोगे 40 आगे माइनस 28 पीछे बराबर 10 इंटू a। तो यहां से आपको मिलेगा 12/10 बराबर a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो ब्लॉक है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। चलो फटाफट एक और बढ़िया सवाल देखते हैं इसी टाइप का। तो अपने अगले सवाल में पूछा है अगर इस m मास के ब्लॉक पे कुछ एक फोर्स F लगे कुछ थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से और क्योंकि ये सरफेस रफ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अपन को दे रखा है तो इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये ब्लॉक मूव कर जाए। तो यहाँ पे थीटा भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी अपन देखते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, FBD बना लो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे और जिसके साथ एंगल आता है उसके साथ होता है कॉस। तो F cos थीटा यहाँ आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा F sin थीटा, राइट। नीचे आ जाएगा इसका mg और ऊपर की तरफ आएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी आप देखो इस ब्लॉक के आगे खसकने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग जाएगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन अपन पीछे लगा देंगे। अगेन हमें अभी फ्रिक्शन नहीं पता कि क्या सिनेरियो होगा तो अपन F लिख के ही बात करते हैं, अभी मैक्सिमम नहीं लगाते, ठीक है। तो अगर अपन चाहते हैं कि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। तो आप लिख दोगे n प्लस F sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी mg माइनस F sin थीटा, राइट। अब आप यहां से क्या करो, x डायरेक्शन में सोचो। x डायरेक्शन में अगर इस ब्लॉक को चलाना है तो ये वाली फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हरानी पड़ेगी, राइट।
मतलब ये वाली फोर्स जो होगी वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी अगर ज्यादा हो गई तो इसको आगे खींच के ले जाएगी, फ्रिक्शन को हरा देगी, राइट। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एफ कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए एफ के मैक्सिमम वैल्यू के। इक्वालिटी बस अपन इसीलिए लगा रहे हैं कि हमें एक मिनिमम पॉइंट मिल जाए कि भैया इस वैल्यू से तो ज्यादा ही होना चाहिए। बाकी इक्वालिटी पे तो अपन को पता है, अपन बता नहीं पाते एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन लिखे एफ की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, है ना। तो एन की वैल्यू अभी अपन ने क्या देखा ऊपर से ऐसा। तो अब इसके बाद आप सोचो अगर मैंने ये म्यू इंटू एफ साइन थीटा वाली टर्म को इस तरफ ले गया और वहां से एफ अगर कॉमन निकाल लूं तो अपन को मिलेगा म्यू एम जी लेस देन और इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। अब आप क्या करो, इस साइन थीटा और कॉस थीटा वाली टर्म को यहां डिनोमिनेटर में फेंक दो, तो आपको फाइनली मिलेगा एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई ये थीटा के बारे में तो अपन को कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे अपन सोच सकते हैं कि अगर हमें कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा कुछ दिया हो तो यहाँ पे एक छोटा सा मैथ्स का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ फटाफट से। तो जब भी हमारे पास कभी भी अगर ऐसा कुछ दिया हो कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा या इस तरीके से कुछ भी वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये अगर पता लगाना हो तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल टूल है, वो है ऐसे कि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो आप ऐसा लगाओ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस रेंज में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाई करती है, ये इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और ये इसकी मिनिमम हो जाएगी। अब ये आती कैसे फटाफट आपको दिखा देता हूं। जब भी आपको यहाँ पे ऐसे ए और बी ऐसा कभी भी दिखाई दे तो यहाँ पे अपन ये सोच सकते हैं अगर इस टर्म को मैं डिवाइड कर दूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इस एक्सप्रेशन में वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये ऐसे करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। परंतु अगर आप ध्यान से देखो कि ए और ये जो चीज लिखी हुई है और बी और अपॉन में ये जो अंडर रूट वाली चीज लिखी हुई है, इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म करूं और मैं ये बोलूं कि ये एंगल कुछ एक अल्फा हो जाए, मान लो ऐसी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट एंगल है अल्फा, और मैं बेस को थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ए है और परपेंडिकुलर इसका बी है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान दो तो मैं यहाँ पे साइन अल्फा क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस अल्फा क्या लिख सकता हूं, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो कॉस अल्फा लिखा हुआ है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं अब इस पूरी टर्म को अपन बना लेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस ये बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये अपना बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, और पूरे में बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब आप ध्यान से देखो तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा जहां पे ए की वैल्यू अल्फा है और बी की वैल्यू थीटा है। तो अपन ये बोलेंगे कि भैया इस पूरी टर्म को हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी देखो साइन के अंदर कुछ भी है, कुछ भी खिचड़ी पक रही है अंदर, लेकिन वो होगा तो अल्टीमेटली एक एंगल, और साइन किसी भी एंगल की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 तक वेरी करती है, राइट। तो अपन को पता है अगर ये वाली टर्म -1 से लेके +1 तक वेरी कर सकती है तो उसमें अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो अपन ये देख पाएंगे कि इसके आगे एक माइनस चिपक जाएगा और इसी के आगे एक प्लस चिपक जाएगा, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो बन जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप बता पाओगे कि इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे एक माइनस लगा देना अपन को, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल में अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे मान लो 3 लगा होता और यहाँ पे 4 लगा होता तो अपन को क्या मिलता अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बन जाता अपना अंडर रूट 25 बोले तो 5। तो अगर मैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 5 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -5, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हो साइन के आगे यहाँ पे 1 लगा है और कॉस के आगे भी 1 लगा है, तो अभी अपन ने देखा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो जब मुझे f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो मिनिमम वैल्यू आएगी कब, जब इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा तब ये पूरी वैल्यू सबसे छोटी होगी और वही मिनिमम वैल्यू होगी इस फोर्स की, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो अपन लगा लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके आगे 1 और 1 लगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लगा है,
तो जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो वो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तब ये ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय √2 आपको मिल जाएगा। तो यहां से अपन बोल पाएंगे कि जब भी ये फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी, म्यू एम जी बाय √2 से ज्यादा होगी, तभी ये ब्लॉक चल पाएगा, अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा। मैक्सिमम मिनिमम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट देखते हैं एचसी वर्मा का एक बहुत ही बढ़िया सवाल। तो इस सवाल में अपन से बोल रहा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन दिस फिगर इज म्यू। मतलब इस बोर्ड और नीचे जमीन के बीच का जो फ्रिक्शन है वो अपन को म्यू दे के रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ये बोर्ड को इस जमीन से चिपका के रखना है अपन को, तो ये आदमी मैक्स टू मैक्स कितना फोर्स इस रस्सी में लगा सकता है, ये अपन को निकालना है। बोले तो टेंशन इन द रोप अपन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, आदमी का और बोर्ड का अलग अलग एफबीडी आप बना लो। तो आदमी के लिए एफबीडी बनाओ। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन क्लाइंबिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, याद है? तो इनकी वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा, तो आप जरूर से इस वीडियो को देखना। एनएलएम में अपन इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो अगर अपन सोचे आदमी ने रस्सी को नीचे खींचा तो रस्सी ने आदमी को ऊपर खींचा होगा। तो मान लेते हैं रस्सी ने आदमी को टी टेंशन फोर्स से ऊपर खींचा। इस आदमी का mg नीचे लग रहा होगा तो कैपिटल mg आप लगा दो। और क्योंकि वो बोर्ड पे खड़ा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रही होगी, तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन अपन इसको n1 बोल देते हैं। और आदमी रुका हुआ है तो ये सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, राइट? इसके बाद अपन एक बार बोर्ड का एफबीडी बना लेते हैं नीचे जिस पे खड़ा है वो। तो इस बोर्ड पे सबसे पहले इसका वेट आप लगा दो, छोटा mg। ठीक है, अच्छा इस बोर्ड पे जो आदमी खड़ा था, क्योंकि बोर्ड ने आदमी पे नॉर्मल लगाई ऊपर, तो आदमी ने भी बोर्ड पे नॉर्मल लगाई नीचे। तो इक्वल एंड अपोजिट एक n1 इस बोर्ड पे ऊपर से नीचे लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में। और क्योंकि ये बोर्ड जमीन पे रखा है तो नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन और आएगा, इसको अपन n2 बोल देते हैं। और इस n2 की वजह से ही इस पे यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। तो क्योंकि आप देख सकते हो इस बोर्ड पे यहाँ पे ये रस्सी आगे खींच रही है, तो यहाँ पे भी एक टेंशन फोर्स हमें आगे बनाना चाहिए। तो क्योंकि इस पूरी रस्सी में एक ही रस्सी है, तो एक रस्सी में अपन ने सीखा एक ही टेंशन होती है, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो आप टी ही लिखोगे। जो आदमी के हाथ में टेंशन है वही टेंशन इस पूरी रस्सी में होगा, तो यहाँ पे भी टी आएगा। अब अपन क्या बोल रहे हैं, आदमी सबसे ज्यादा फोर्स कितना लगा सकता है कि ये हिले ही ना। अब अपन को जब टी की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होगी तो अपन ये सोच सकते हैं अगर इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तब ये टी भी मैक्सिमम लग रहा होगा, राइट? उससे ज्यादा लगेगा तो चला ही देगा बोर्ड को। तो जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तब जो टी की वैल्यू होगी वही अपनी मैक्सिमम टेंशन होगी। तो अगेन आप सोच सकते हो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की दोनों की इक्वेशंस अपन लिख लेते हैं। तो आदमी के लिए आएगा n1 प्लस टी, और पटिया के लिए अपन लिख सकते हैं पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स F लगा लो, और F मैक्सिमम ही होना चाहिए तभी अपना काम बनेगा। तो वाई डायरेक्शन में सबसे पहले लिख रहा हूं, तो यहाँ आएगा ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली, तो आप लिखोगे n1 प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू n2। और यहाँ पे ये जो n1 की वैल्यू है उसको यहाँ उठा के डाल दो तो t में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इन दोनों के थ्रू अपन को मिल जाएगा mg माइनस टी, n1 की जगह मैंने ये डाल दिया, प्लस स्मॉल mg इक्वल्स टू n2। तो ये हो गई वर्टिकल की बात। अब आप देखो अगर ये टेंशन को इसको रोक के रखना है तो ये हो गई अपनी वर्टिकल की बात। अब अपन को सोचना है टी की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब F मैक्स लगे, और F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो आप बोलोगे म्यू n2। जो भी नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में लगेगा वही फ्रिक्शन देगा, तो ये n2 के थ्रू अपन को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो F की मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू टेंशन, राइट? तो भी अपना काम बनेगा। तो T बराबर म्यू n2 कर दो, T बराबर म्यू n2। अब आप नोटिस करो ये देखो n2 अपने पास तो रखा हुआ है, तो इसको उठा के यहाँ पटक दो, तो आपको यहाँ से मिलेगा T बराबर म्यू, यहाँ आएगा mg माइनस टी प्लस छोटा mg। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले t को इस म्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ फेंक देते हैं, तो यहीं से अपने को t की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। t इक्वल्स टू m प्लस m इंटू जी होल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इस तरीके से आइडिया लगा के अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यार अपना अगला सवाल एचसीवी का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसको अपन देखने वाले हैं। तो इस सवाल में बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ये वाला, इन द सिचुएशन ऑफ द फिगर गिवन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज μ1, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन μ1 है, एंड दैट बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज μ2, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 अपन को दे रखा है। तो किसी भी मैकेनिक्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम एफबीडी बना लो।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े वाले ब्लॉक का मास m2 बोल दे रहा हूँ और छोटे वाले ब्लॉक का मास m1 बोल दे रहा हूँ, ताकि बड़ा m और छोटा m में कंफ्यूजन ना हो। तो बड़े वाले ब्लॉक पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे पुली लगी है जो कि इस ब्लॉक से अटैच्ड है, तो ये पुली अपन ने यहाँ पे एज इट इज अटैच कर दी, क्योंकि पुली के थ्रू फोर्सेस इस ब्लॉक पे आने वाली है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक टेंशन इसको इधर खींच रहा होगा और एक टेंशन नीचे खींच रहा होगा, तो यहाँ बना लेते फटाफट। यहाँ पे एक टेंशन T और यहाँ पे भी वही टेंशन T। एक काम आप करो, यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरी एक ही सिंगल रस्सी है। तो अपन ने सीखा है एक रस्सी में एक टेंशन होता है, तो इसी वजह से ये दोनों टेंशन बराबर हो गए। नेक्स्ट आप नोटिस करो, यहाँ पे एक और रस्सी से चिपकी है जो इसको आगे खींच के ले जाएगी, तो यहाँ पे भी टेंशन T ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये सोचो कि ये वाला ब्लॉक क्योंकि यहाँ से चिपका हुआ है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा बड़े वाले ब्लॉक पे, तो इसके नॉर्मल को मैं कुछ N1 बोल देता हूँ, राइट। अब आप देखोगे ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, राइट, क्योंकि बड़ा वाला ब्लॉक उसको रोकना चाहेगा। परंतु छोटे वाले ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन ऊपर लगा तो एक्शन रिएक्शन में बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा, तो अपन बोलेंगे इस पे फ्रिक्शन एक नीचे भी लग जाएगा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बॉडीज घिस रही हैं तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, तो अपन इसको बोलेंगे μ1 n1, ठीक है। ये हो गई फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे। नेक्स्ट एक चीज होगी, ये यहाँ पे घिस रहा होगा तो यहाँ पे जमीन जो है बड़े ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगा के उसको रोकना चाहेगी, तो अगेन यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यहाँ पे क्योंकि जो सर्फेसेस है वो घिस रही है एक दूसरे, रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 n2। n2 कौन सा, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन अपन ले लेते हैं n2। देन बड़े वाले ब्लॉक का जो mg होगा वो नीचे लगेगा, तो ये हो जाएगा m2g। बड़ा वाला ब्लॉक जो होगा वो एक्सेलरेशन कुछ x डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसको ax बोल देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद बनाते हैं छोटे वाले ब्लॉक की FBD। तो छोटे वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ देखो एक रस्सी लगी, तो उसका टेंशन T हो जाएगा। ये नीचे गिर रही है तो m1g इसका वेट हो जाएगा। ये नीचे गिर रही है तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर लगेगी μn1 और यहाँ पे ये n1 फोर्स लग जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, जितनी तेज ये बड़ा वाला ब्लॉक आगे चल रहा होगा उतनी तेज इसको ये आगे लेके जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो छोटा ब्लॉक है वो नीचे भी एक्सेलरेट करेगा, तो नीचे की तरफ मान लेते हैं एक्सेलरेशन कुछ ay। अब इसके चलने की F = ma की इक्वेशन अपन लिखते हैं। तो बड़े वाले ब्लॉक के लिए आप देख सकते हो ये वाली टेंशन इसको आगे ले जाएगी, ये वाली इसको आगे ले जाएगी। सिमिलरली n1 इसको पीछे रेसिस्ट करेगी और μ2 n2 इसको पीछे रेसिस्ट करेगी, तो अपन लिख सकते हैं आगे वाली बड़ी फोर्स माइनस पीछे वाली छोटी फोर्स बराबर ma। तो यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस n1 माइनस μ2 n2 बराबर m2 ax। ये हो गई x डायरेक्शन में बड़े ब्लॉक की। सिमिलरली y डायरेक्शन में आप सोच सकते हो, y में एक n2 लग रहा है, नीचे μ1 n1 लग रहा है, m2g लग रहा है और ये टेंशन लग रहा है। तो क्योंकि y डायरेक्शन में तो ये बड़ा ब्लॉक चल नहीं रहा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बोले तो ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। तो हम लिख सकते हैं n2 ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, नीचे लगेगी m2g, ठीक है। तो इस तरीके से y डायरेक्शन में अपन ने बड़े ब्लॉक का भी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख दिया। अब छोटे ब्लॉक की ओर चलते हैं। तो छोटा ब्लॉक देखो x डायरेक्शन में किसकी वजह से चल रहा है, n1 की वजह से, तो अपन लिख सकते हैं n1 बराबर m1 ax। y डायरेक्शन में आप देखोगे तो y में नीचे उतर रहा, मतलब नीचे की तरफ बड़ी फोर्स होनी चाहिए, तो m1g माइनस t माइनस μn1 बराबर m1 ay। यहाँ पे ये μ1 होना चाहिए, इसको 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं m1g माइनस μ1 n1 माइनस t बराबर m1 ay। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अननोन्स कितने हैं। देखो t अननोन है, n1 n2 अननोन है, ax और ay अननोन है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ 4 ही है और अपने पास अननोन तो 5 है, तो अपन को एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया ax और इस ay में क्या रिलेशनशिप हो, तो इसके लिए अपन वर्चुअल वर्क का जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वर्चुअल वर्क वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आ जाएगा, उसको आप जरूर से देखना। तो वर्चुअल वर्क लगाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस बड़े वाले ब्लॉक पे जितनी भी रस्सियां होंगी उनका वर्क डन लिखना है और छोटे वाले ब्लॉक पे भी रस्सियों का वर्क डन लिख के इक्वल टू 0 करना है टोटल वर्क डन, क्योंकि वर्चुअल वर्क ये बताता है टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग इन अ सिस्टम इज 0। तो आप देखोगे ये आगे t, ये आगे t, यही इसको इधर आगे डिस्प्लेस करा रही होगी। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये बड़ा वाला ब्लॉक आगे चला कुछ x और ये छोटा वाला ब्लॉक नीचे चला कुछ y, तो अपन को x और y से एक्सेलरेशंस तक पहुंचने में आसानी होगी। तो अपन x और y के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ax और ay में रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो अपन ये सोचते हैं, देखो यहाँ पे टेंशन आ गई, यहाँ पे टेंशन आ गई, तो 2t इंटू x
तो ये हो जाएगा वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो हम लिखेंगे 2t इंटू एक्स। अब क्योंकि बड़ा ब्लॉक वाई डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा, तो इस वाले टेंशन का इस ब्लॉक पे कोई वर्क नहीं होगा। अब आप छोटे ब्लॉक का सोचो, छोटे ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रही है परंतु इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है cos 180 डिग्री की वजह से। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस टी इंटू वाई बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर y। इसको आप 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ax बराबर ay। तो अब अपन इन इक्वेशंस को देखें तो अपने पास 1 2 3 और 4 और 5 इक्वेशंस है और 5 अननोन है। तो अब ये सॉल्वेबल है। क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास बड़ा m, बोले तो m2 का एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। m2 का एक्सेलरेशन क्या है, ax, मतलब हमें ax की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन पांचों को अलग से लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे मैनिपुलेट करें कि अपना आंसर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं इस n1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस ay को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उससे यहाँ पे t अपन को पता लग जाएगा ऐसा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे t को अगर मैं सेपरेट कर लूं तो मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये अपना t मिल जाएगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस n2 को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और n1 की वैल्यू है ही सही अपने पास, तो लास्ट में अपने पास यहाँ t बचेगा और ये t की जो वैल्यू आई है उसको वहां डाल देंगे तो अपना सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसको अब थोड़ा सा ओपन अप करें तो अपन को मिलेगा, तो यहाँ पे आप नोटिस करो μ2 m2g ऐसा बन जाएगा। फिर मैं μ2 को μ1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे n1 आ रहा है, तो इस n1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक हो रहा है। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे और t की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ से अपना ax निकालने में आसानी होगी। तो यहां से अपन ओपन अप करेंगे तो इतना लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन अपन को मिलेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जहां भी ये ax अपन को दिख रहा है उन ax को एक तरफ ले जा रहा हूं और जहां जहां पे ऐसा mg टाइप का अपन को दिख रहा है उनको एक तरफ रख लेता हूं। तो देखते हैं क्या मिलता है अपन को। तो हमें ऐसा कुछ गंदा सा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को अपन सिंप्लीफाई अगर करें, जैसे कि आप देखोगे ये 4m1 और 4m1 मिलके 5m1 बन जाएगा, देन ये कट्टस पुट्टस हो जाएगा। तो इसको अब फाइनली अपन रीअरेंज ऐसा कर रहे हैं कि a के साथ में जो पूरी टर्म है इसको डिवाइड में फेंक देते हैं इस तरफ, तो इसके नीचे आ जाएगा पूरा। तो अपन को ax सीधा सीधा मिल जाएगा, ऊपर मैं g कॉमन ले रहा हूं, तो फाइनली अपन को ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप HCV के जो लास्ट में आंसर्स दिए वहां से आप देखोगे तो m1 को अपन स्मॉल m से रिप्लेस करा सकते हैं और m2 को कैपिटल M से रिप्लेस करा सकते हैं। तो जो आंसर पीछे दिया एग्जैक्टली वही आंसर अपन को देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इतने बड़े सवाल को करने का मेरा मेन टारगेट ये था कि आप डरो मत, आपको जो कॉन्सेप्ट्स पता है F बराबर ma लगाते हैं, इक्विलिब्रियम है, वर्चुअल वर्क है, बस इनको प्रॉपरली आप लगाओ। कितना ही भयंकर कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अपन उसके एंड तक आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे अगर सही तरीके से अपन उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो कोशिश करना कि कैलकुलेशंस में मिस्टेक कम से कम हो और इस टाइप का कुछ भयंकर सा क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली उसको ट्राई करना, उससे भागना नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड आई होप अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चंस को करने में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। टिल देन बाय बाय।